हेलो स्टूडेंट्स, मैं रितेश सिंह आपका केमिस्ट्री टीचर। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेज ऑफ केमिस्ट्री पे। तो हम लोग सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। सॉल्यूशन 12th क्लास का सेकंड चैप्टर, फिजिकल केमिस्ट्री का भी सेकंड। तो इस चैप्टर में हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का 8 टर्म हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग 9वां टर्म नॉर्मलिटी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हेडिंग देते हैं नॉर्मलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये नॉर्मलिटी। ये 11th में भी था और 12th में भी है। आइए हेडिंग देंगे नॉर्मलिटी। 9 नॉर्मलिटी। सबसे पहले नॉर्मलिटी का डेफिनेशन क्या होगा लिखते हैं। द number of gram equivalent mass of solute present in 1 liter of solution called नॉर्मलिटी। क्या बोलेंगे इनको? हम लोग नॉर्मलिटी बोलेंगे। ओके, तो देखिए, इट इज डिनोटेड बाई एन। इसको हम लोग एन से डिनोट करेंगे। ओके, एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट। कौन से यूनिट में एक्सप्रेस करने वाले हैं हम लोग? तो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में जी इक्यू लीटर इनवर्स, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अब देखना, तो फिर नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होगा? तो नॉर्मलिटी इक्वल टू होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए? तो लीटर में होना चाहिए। ओके, तो अब सवाल ये है कि नंबर ऑफ, इसको थोड़ा सा छोटा में हम लोग लिख रहे हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट कैसे फाइंड आउट करें? तो इसको निकालने का तरीका है गिवन मास बाई इक्विवेलेंट मास। ओके, गिवन मास बाई इक्विवेलेंट मास। सबसे पहले इतना आप नोट कर लीजिए कि नॉर्मलिटी का क्या डेफिनेशन है, क्या फॉर्मूला है, क्या यूनिट है। ओके, तो फटाफट से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कीजिए इसको। तो देखिए, नॉर्मलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट निकालने का है गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। अब सवाल फिर से है कि इक्विवेलेंट मास को कैसे कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले हम आपको इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने का तरीका सिखाते हैं। देखना, इक्विवेलेंट मास अब अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग तरीके से निकालते हैं। ओके, देखना, चलिए सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं किसका? तो एसिड का। अगर पूछे कि एसिड का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, तो एसिड क्या होता है? सबसे पहले देखना, जो हाइड्रोजन आयन को डिस्प्लेस करता है। एसिड द सब्सटेंस व्हिच डिस्प्लेस हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन नोन एज एसिड। ओके, और जितना हाइड्रोजन आयन डिस्प्लेस करता है उसको हम लोग बोलते हैं बेसिसिटी। चलिए एग्जांपल भी उसी के साथ ले लेंगे। तो पहले बेसिसिटी देखिए, द नंबर ऑफ H+ आयंस डिस्प्लेस्ड फ्रॉम एसिड। एसिड से जितना भी नंबर ऑफ H+ आयन डिस्प्लेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेसिसिटी और बेसिसिटी। ठीक है, तो जैसे एक
एग्जाम्पल HCl है ना। अब HCl वाटर के प्रेजेंस में ब्रेक होगा H प्लस और Cl माइनस में, तो इनकी बेसिसिटी हो गई 1। कितनी होगी बेसिसिटी? 1। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर हम लोग को H2SO4 देखना है, देखना अगर H2SO4 है वाटर में डिजोल्व करो तो 2H प्लस और प्लस HO4 2 माइनस आएगा, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई? तो इसकी बेसिसिटी हो गई 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन आयन यहां से डिस्प्लेस हुआ, यहां पे 1 हाइड्रोजन आयन। थर्ड, अगर आप चर्चा करें किसकी, तो HNO3 की, तो HNO3 में देखिएगा वाटर के प्रेजेंस में क्या होगा? H प्लस और प्लस NO3 माइनस, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई? तो इसकी बेसिसिटी हो गई 1। ओके, तो जिसकी बेसिसिटी 1 होता है उसको हम लोग मोनोबेसिक एसिड कहते हैं, जिसका 2 होता है उसको डाइबेसिक एसिड, और जिसका 3 होता है उसको ट्राइबेसिक एसिड। तो यहाँ पे हम लोग मोनोबेसिक और डाइबेसिक का एग्जांपल लिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेसिसिटी फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद निकालेंगे इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये होगा मोलर मास, ध्यान से समझना, मोलर मास बाई में बेसिसिटी। मोलर मास बाई में क्या हो जाएगा? बेसिसिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड निकालने का। जैसे देखना, अब एग्जांपल HCl का हम लोग को निकालना है, HCl का, तो पहले इसका मास निकाल लीजिए, 1 प्लस 35.5, तो 36.5 आ गया। तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा? तो अगर आप HCl का इक्विवेलेंट मास निकाल रहे हैं तो मोलर मास 36.5 बाई बेसिसिटी, अभी आप लोगों ने निकाला HCl की बेसिसिटी कितनी है? 1, तो 1, तो ये हो जाएगा 36.5। ओके, सेकेंड एग्जांपल देखना, अगर H2SO4 का निकालना है, H2SO4 का इक्विवेलेंट मास, तो 1 इंटू 2 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4, ये हो जाएगा 98। तो इसलिए इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा? तो मोलर मास अभी आप निकाल लिए कितना? तो 98, और इनका बेसिसिटी कितना है? 2, तो बाई 2, तो ये हो जाएगा 49 इक्विवेलेंट। तो इनका इक्विवेलेंट मास कितना हो गया? 49। इनका इक्विवेलेंट मास कितना? 36.5। तो ऐसे हम लोग एसिड का इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट करते हैं। फटाफट से नोट कीजिए। तो चलिए नोट कर लिए। अब आइए हम लोग बेस का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने का तरीका सीखते हैं। सबको पहले इरेज कर लेते हैं। अब बेस का भी सेम वे से निकालेंगे, लेकिन उसमें हाइड्रोक्साइड आयन डिस्प्लेस होता है। कौन डिस्प्लेस होता है? हाइड्रोक्साइड आयन। तो देखना, बेस, तो बेस क्या होता है? द नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन डिस्प्लेस फ्रॉम एसिड, और जितना हाइड्रोक्साइड आयन डिस्प्लेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं एसिडिटी। तो एसिडिटी का फिर से डिफिनेशन क्या हो जाएगा? द नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम बेस से जितना हाइड्रोक्साइड आयन डिस्प्लेस होता है उसको एसिडिटी कहते हैं। देखना, बेस का एसिडिटी और एसिड का बेसिसिटी। तो जैसे एग्जांपल देखना, एक फर्स्ट एग्जांपल NaOH, NaOH को एक्वस सॉल्यूशन में किस में ब्रेक होगा? Na प्लस और OH माइनस में, तो इसकी एसिडिटी हो जाएगी 1। ओके, सेकेंड CaOH का होल ट्वाइस, ये होगा Ca2 प्लस प्लस 2OH माइनस में, इसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी? तो इसकी एसिडिटी हो जाएगी 2, क्योंकि 2 हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ, यहाँ पे 1 हाइड्रोक्साइड आयन। जितना हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पे दिख रहा है ना, उतना ही इसकी एसिडिटी हो जाएगी। ये भी पहचानने का तरीका है। तो अगर आपको निकालना है इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? देखना फिर से, मोलर मास क्या हो जाएगा? मोलर मास बाई एसिडिटी। वेरी सिंपल। अब बेस का अगर आप इक्विवेलेंट मास निकाल रहे हैं तो मोलर मास बाई एसिडिटी। चलिए एग्जांपल नंबर 1, और इस बार आप निकाल रहे हैं NaOH का मास निकाल लीजिए, 23 प्लस 16 प्लस 1 इक्वल टू 40, और इसका एसिडिटी हम लोग निकाल चुके हैं 1।
इसलिए इसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा, तो इसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा 40/1 इक्वल टू 40 इक्विवेलेंट। सेकेंड, अगर आपको निकालना है AlOH का होल थ्राइस, चलो इसका निकालते हैं। AlOH का होल थ्राइस तो देखो 27 होता है ना एल्युमिनियम का, प्लस ऑक्सीजन का 16 × 3 प्लस 1 × 3, ऐड कीजिए 27 प्लस 48 प्लस 3, कितना हो गया, तो ये हो गया 78 हो गया। तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, तो ध्यान से देखना कितना OH माइनस कितना हाइड्रोक्साइड है इसमें 3, तो इसका एसिडिटी हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 78/3 इक्विवेलेंट मतलब 26। ओके, तो 26 इक्विवेलेंट हो जाएगा बेस की का इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास हम लोग अभी किसका किसका सीख लिए, तो एसिड का और बेस का। अब हम लोग को सीखना है किसका, तो सॉल्ट का। चलिए आइए देखते हैं कि इक्विवेलेंट मास हम लोग सॉल्ट का कैसे कैलकुलेट करते हैं। इरेज कर दें फिर से पूरा। ओके, तो आपने नोट कर लिया होगा आई थिंक। देखना सॉल्ट, अब सॉल्ट क्या होता है, एसिड और बेस से मिलके बना होता है ना। एसिड से हाइड्रोजन आयन जाता है और बेस से हाइड्रोक्साइड आयन जाता है। फिर क्या होता है कि इसका मेटल आयन और इसका नॉन मेटालिक आयन दोनों मिलके सॉल्ट बनाता है। ठीक है, तो जैसे आप देखिए NaCl किससे बना है, चलिए हम बना के दिखाते हैं। तो HCl प्लस NaOH से। अब देखना इससे हाइड्रोजन आयन गया, इससे हाइड्रोक्साइड आयन गया, तो क्या बन गया NaCl प्लस H2O। फिर दूसरा, अगर H2SO4 है और प्लस CaOH का होल ट्वाइस है, तो देखो क्या बनेगा। तो यहां से हाइड्रोक्साइड आयन, यहां से हाइड्रोजन आयन गया, तो क्या बना CaSO4 प्लस H2O। तो ये दोनों सॉल्ट है। अगर सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास निकालना है तो इसका इक्विवेलेंट मास निकालते हैं हम लोग फिर से मोलर मास बाई N फैक्टर। और N फैक्टर एक्चुअली आप किसी के लिए भी ले सकते थे। N फैक्टर है मैक्सिमम चार्ज, ये सबके लिए अप्लाई होगा, एसिड के लिए हो, बेस के लिए हो, सॉल्ट के लिए हो, किसी के लिए भी। मैक्सिमम चार्ज ऑन केटायन और अनायन, मतलब जिस पे ज्यादा चार्ज होगा ना वही N फैक्टर होगा। चलो एक एग्जांपल देखना। एग्जांपल जैसे हम लोग को निकालना है K2SO4 का। ओके, तो पहले K2SO4 का मास निकाल लीजिए, कितना आएगा, तो 39 × 2 प्लस 32 प्लस 16 × 4, तो 39 × 2 हो जाएगा 78 प्लस 32 प्लस 64, और ये हो जाएगा 174। तो इनका इक्विवेलेंट मास निकालिए, तो इनका इक्विवेलेंट मास इक्वल टू हो जाएगा 174। अब देखना K2SO4 को तुम ब्रेक करके देख सकते हो। K2SO4 ये किससे किससे मिलके बना है, तो K प्लस और SO4 2 माइनस से। मैक्सिमम चार्ज देखना है, तो K पर +1 चार्ज है और सल्फेट पे 2 माइनस चार्ज है, तो मैक्सिमम चार्ज सल्फेट पे हुआ ना, तो कितना, तो 2, तो यहां पे 174/2 यानी हो जाएगा 87 इक्विवेलेंट। ये आया इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट। ओके, चलो सेकेंड एग्जांपल देखना। जैसे CaSO4 का निकालना होगा अगर, तो CaSO4 का कितना आएगा, कैल्शियम का 40 प्लस 32 प्लस 16 × 4, ये आ जाएगा 16 × 4, तो ये हो जाएगा 64 और 32 तो 96, और 96 में 40 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 136। अब देखना CaSO4 को ब्रेक करते, इधर CaSO4 ये ब्रेक होगा Ca2+ में और SO4 2 माइनस में, तो दोनों का चार्ज तो सेम है 2+ और 2 माइनस, तो यहाँ भी आ जाएगा बाई में 2, यानी आ जाएगा 6
और इधर 868 इक्विवेलेंट। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास को फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो ये इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट है। और n फैक्टर वाला बोले हैं, किसी के साथ भी अप्लाई होगा। जैसे अभी आपने H2SO4 का निकाला था, तो H2SO4 को भी ब्रेक करके देख लो। H प्लस मतलब 2H प्लस और SO4 2 माइनस में, तो मैक्सिमम चार्ज 2 आया। तो उसका 40 अभी हम लोगों ने निकाला था 98/2, तो इसके हिसाब से तो 2H प्लस के हिसाब से निकालिए, फिर मैक्सिमम चार्ज 2, किसी भी हिसाब से निकालिए, आप इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। और n फैक्टर वाला ज़्यादा कारगर साबित होगा। अगर आपको आयंस पे पकड़ है, अगर आपको आयंस याद है, आपको पता है कि किस आयन पे कितना चार्ज होता है, तो आसानी से आप इसको मतलब इस n फैक्टर वाले मेथड से इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम लोगों ने इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड देखा, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस देखा, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट देखा। एक बार एलिमेंट की भी चर्चा कर लेते हैं, है ना। तो एलिमेंट का अगर इक्विवेलेंट मास निकालना होगा, ठीक है, एलिमेंट का, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट इक्वल टू हो जाएगा ऑफ एलिमेंट इक्वल टू फिर से कौन सा मास, तो मोलर मास बाई वैलेंसी, मोलर मास बाई वैलेंसी। तो जैसे एग्जांपल में हम लोग को कैल्शियम का चाहिए, तो इक्विवेलेंट मास निकाल लीजिए, इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम का मास होता है 40 और इसका वैलेंसी होता है 2, कट के कितना हो गया 20 इक्विवेलेंट। इस तरीके से हम लोग एलिमेंट का भी इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। फटाफट नोट कीजिए। ओके, आइए, तो इक्विवेलेंट मास अगर आप निकालना सीख गए, तो फिर आप नॉर्मलिटी निकालना भी सीख गए। चलिए अब ध्यान से देखना, तो नॉर्मलिटी का हम लोग एक छोटा सा इक्वेशन बना लेते हैं। क्या, तो n इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को हम लोग यहां पे बोल देते हैं क्या बोल दें, y। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को y बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, अब देखना, तो अच्छा पहले ये फॉर्मूला हो गया एक, ये देखना इसमें क्या है, n नॉर्मलिटी है, n क्या है, नॉर्मलिटी है, y क्या है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट है। और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो y इक्वल टू होगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब mb बाई इक्विवेलेंट वेट, mb बाई eb, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। ओके, चलिए ये इसको यूज करके हम लोग नंबर नॉर्मलिटी का डेफिनेशन बनाते हैं। तो n इक्वल टू हो जाएगा mb बाई eb इंटू v इंटू 1000। तो अगर आपको मोलर मास पता हो, ठीक है, और क्या पता हो, इक्विवेलेंट मास, सॉरी, एक मिनट, ये गिवन मास है ना, तो WB बाई इक्विवेलेंट मास, मतलब गिवन मास बाई इक्विवेलेंट मास, WB बाई EB इंटू, तो ये इन ml होगा, ये क्या होगा, इन ml, तो मिलीलीटर में दिया होगा, तो 1000 से हम लोग को डिवाइड करना होगा। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। तो इसको भी हम लोग यूज करके नॉर्मलिटी को फाइंड आउट करेंगे। दिख रहा है सबको? ओके, आइए देखते हैं। अब जैसे हम लोगों ने मोलारिटी इक्वेशन पढ़ा था, वैसे ही हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मलिटी इक्वेशन। तो हेडिंग देंगे नॉर्मलिटी इक्वेशन। ओके, और नॉर्मलिटी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे ड्राइव करें, तो देखना, व्हेन सेम अमाउंट ऑफ ए सॉल्यूट सेम ग्राम इक्विवेलेंट, ये बोल देते हैं, सेम ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सेम सॉल्यूट,
सेम सॉल्यूट dissolve in two different वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो दो डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में हम लोग उसको डिजॉल्व करते हैं। तो देखना, फॉर सॉल्यूशन वन नॉर्मलिटी को हम लोग बोल देंगे n1, क्योंकि वॉल्यूम डिफरेंट आ रहा है, और इसको y बाई V1 इंटू 1000। अभी हम लोग y निकाले थे, y को क्या माने थे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। और फिर से फॉर सॉल्यूशन 2, सेकेंड सॉल्यूशन के लिए, तो n2 क्या आ जाएगा? तो n2 इक्वल टू आ जाएगा y इंटू 1000 बाई V2। फिर से लिख लीजिए, n1 इंटू V1 इक्वल टू y इंटू 1000, और यहां भी n2 इंटू V2 इक्वल टू y इंटू 1000। तो क्या आ जाएगा? तो n1 इंटू V1 इक्वल टू n2 इंटू V2। ऐसा क्यों आया? क्योंकि राइट हैंड साइड इक्वल है दोनों इक्वेशन में, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाए कि नहीं? तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मलिटी इक्वेशन। जैसे मोलारिटी इक्वेशन था, सेम है कि नहीं है? तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। ओके, नोट किए? चलिए, तो हम लोगों ने अभी नॉर्मलिटी इक्वेशन के बारे में पढ़ा। आइए आगे बढ़ते हैं। नॉर्मलिटी इक्वेशन के बाद क्या देखते हैं? तो देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेंथ एंड नॉर्मलिटी। इससे हम लोग मोलारिटी और नॉर्मलिटी में भी इस रिलेशनशिप ड्रॉ कर सकते हैं। तो रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेंथ एंड नॉर्मलिटी, तो नॉर्मलिटी का क्या डिफिनेशन है भाई? फॉर्मूला है, तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाई मोलर मास ऑफ मोलर मास नहीं, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, और स्ट्रेंथ का क्या फॉर्मूला है? तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब ध्यान से देखिए, इस टर्म को अलग कर लीजिए। तो n इक्वल टू, नॉर्मलिटी को n बोल दिए, n इक्वल टू लिख सकते हैं क्या? 1 बाई EB इंटू WB इंटू 1000 बाई V। अब इस पार्टिकुलर इक्वेशन को देखिए, वो स्ट्रेंथ का है कि नहीं है? तो n इक्वल टू हो जाएगा S बाई EB, यानी स्ट्रेंथ इक्वल टू, ध्यान से देखना, स्ट्रेंथ, इसको और भी आगे लिख लीजिए, n इंटू EB इक्वल टू S। ठीक है, तो स्ट्रेंथ इक्वल टू आ गया, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू नॉर्मलिटी। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या गया? नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास। क्या गया? नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास। ये आ गया स्ट्रेंथ और नॉर्मलिटी में रिलेशन। मतलब अगर आपको नॉर्मलिटी फाइंड आउट करना है, स्ट्रेंथ पता है, तो इक्विवेलेंट मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। किस में? नॉर्मलिटी में। तो स्ट्रेंथ पता हो जाएगा, और अगर नॉर्मलिटी निकालना है तो डिवाइड कर देंगे। ओके, तो फटाफट से नोट कर लीजिए रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेंथ एंड नॉर्मलिटी। आइए अब इसको मिटा दें। ओके, चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं क्या? तो रिलेशनशिप बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी। इस बार हम लोग देखेंगे मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी। तो याद कीजिए, मोलारिटी और स्ट्रेंथ में एक रिलेशन ड्रॉ कर चुके हैं हम लोग। तो उस समय पढ़े थे स्ट्रेंथ इक्वल टू मोलारिटी इंटू मोलर मास, और ये रहा आपका इक्वेशन 1। और फिर से स्ट्रेंथ इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं अभी नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास। क्या पढ़े? नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट
मास। इक्वेशन नंबर 2। फिर से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल होगा, तो यहां पे हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। m इंटू मोलर मास को हम लोगों ने क्या बोला था, mb इक्वल टू n इंटू इक्विवेलेंट मास को eb। ओके, अब देखना, तो m इंटू mb इक्वल टू n इंटू इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है मोलर मास बाई n फैक्टर। क्या होता है, मोलर मास बाई n फैक्टर, और mb और mb कैंसिल हो जाएगा, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू n फैक्टर इधर आके मोलारिटी इंटू n फैक्टर। सिंपल n फैक्टर बोलिए, या फिर इसको एसिडिटी बोलिए, या फिर इसको बेसिसिटी बोलिए, या फिर इसको वैलेंसी बोलिए। अरे बात समझ में, अगर मतलब ये रिलेशन आपको एसिड के लिए लिखना हो, फॉर एसिड, तो आप क्या लिखेंगे, n इक्वल टू m इंटू बेसिसिटी। ओके, चलिए फटाफट से ये नोट कीजिए। अगर आपको फॉर बेस लिखना हो, तो बेस लिखना हो तो क्या लिखेंगे आप, n इक्वल टू m इंटू एसिडिटी। आई बात समझ में। और ये तो है ही आपका किसके लिए, तो सॉल्ट के लिए। तो फटाफट से ये रिलेशन नोट कीजिए, नॉर्मलिटी और मोलारिटी का रिलेशन। ओके, तो हम लोग अभी तक सिर्फ रिलेशन, थ्योरी, नॉर्मलिटी पे बहुत सारा चीज देखे। अब आइए एक दो क्वेश्चन करते हैं। तो पहले फटाफट से नोट कीजिए इसको। आइए एक दो क्वेश्चन फटाफट करेंगे, फिर से आज के क्लास को हम लोग खत्म करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 है 0.40 ग्राम if 0.40 ग्राम ऑफ NaOH, if 0.40 ग्राम ऑफ NaOH is present in 40 ml of solution, what is the normality and molarity of solution। तो सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करेंगे, तो चलिए मोलारिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मोलारिटी के लिए गिवन मास WB कितना है, 0.40 ग्राम। MB फाइंड आउट कर लीजिए, NaOH का मास, NaOH 23 + 16 + 1 = 40, नीचे लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा MB कितना, तो 40 ग्राम पर मोल। ओके, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो 40 ml। तो देखना, मोलारिटी निकालते हैं। मोलारिटी इक्वल टू WB इंटू 1000 बाई MB इंटू V। WB कितना, तो 0.40, MB कितना, तो 40 इंटू 1000 और इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना, तो 40। चलो, अब ये पॉइंट से जाएगा तो 2 0 आ जाएगा, 3 0 से 3 0 खत्म, और ये 2 0 से 2 0 खत्म, 40 से 40 खत्म। तो 1/4 बचा, तो 1/4 का मतलब कितना होगा, 0.25 मोल पर लीटर। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने ड्रॉ किया था किसके लिए, तो नॉर्मलिटी के लिए, नॉर्मलिटी और मोलारिटी में रिलेशन। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या पढ़ा था, अब सबसे पहले ये पहचानना है आपको, ये एसिड है या बेस है, तो ये बेस है तो इसकी एसिडिटी OH-1, तो नॉर्मलिटी इक्वल टू हो जाएगा मोलारिटी इंटू एसिडिटी। समझना ध्यान से, NaOH एक बेस है, इससे Na+ और OH- ब्रेक होगा, तो एक OH- निकला, इसलिए इनकी एसिडिटी हो जाएगी 1। तो मोलारिटी यानी 0.25 इंटू 1, यानी नॉर्मलिटी भी हो जाएगा 0.25 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। आंसर। ओके, तो इस तरीके से हम नॉर्मलिटी और मोलारिटी को फाइंड आउट करेंगे। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं। ओके, देखना।
एक छोटा सा क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है आपके लिए। और वो क्वेश्चन क्या है, तो व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ, क्वेश्चन है व्हाट इज द मोलारिटी, व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ 1NH2SO4, 1NH2SO4 की मोलारिटी क्या होगी। तो चलिए N इक्वल टू M इंटू N फैक्टर, और यहां पे चलो N फैक्टर नहीं लिखते हैं, यहां पे तो एसिड है ना, तो एसिड है तो इसका लिखते हैं बेसिसिटी, ठीक है। N फैक्टर भी लिखते कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि H2SO4 को ब्रेक कीजिएगा आप तो 2H प्लस मतलब इसकी बेसिसिटी आ गई 2, और SO4 पे 2 माइनस मतलब N फैक्टर आ गया 2। तो क्या गिवन है आपका, नॉर्मलिटी 1 इक्वल टू M इंटू बेसिसिटी कितना है तो 2, तो M इक्वल टू हो जाएगा 1/2 यानी 0.5 मोल पर लीटर, आंसर। लो भाई आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग नॉर्मलिटी मोलारिटी को के बीच में रिलेशन है और नॉर्मलिटी और मोलारिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक और टर्म बच गया कंसंट्रेशन में, वो है 10th ppm। तो ppm को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे और उसके नेक्स्ट क्लास में बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए उतना ज़्यादा क्वेश्चन, कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोर्ड में आपके कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंसंट्रेशन से, ये सारा चीज़ देखेंगे। ओके, अगर आपको ये वीडियो का सारा कंटेंट समझ में आया हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, हमसे जुड़ने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।